नमस्कार दोस्तों। आज हम कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड का स्टॉक एनालाइज करेंगे। कैंपस एक्टिववेयर एक स्मॉल कैप कंपनी, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,000 करोड़ का है और ये कंपनी फुटवेयर बनाती है, फुटवेयर सेगमेंट में ऑपरेट करती है। तो इस कंपनी को हमने इसलिए शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि इसका पिछले 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 27% है, राइट। और हम नॉर्मली वो कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं जिनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ 25% से ज़्यादा हो। तो मैनेजमेंट के कॉन कॉल्स, उनके ट्रांसक्रिप्ट्स, जो भी पीपीटीज है, उनसे एक तरीके से ये क्लैरिटी चाहिए थी कि क्या ये 25% प्लस सेल्स ग्रोथ प्रिडिक्टेबल है अगले 2 साल या 3 साल में, राइट। ऊपर से अगर इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखे, पिछले 3 साल का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, 49%, ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिटेबिलिटी है, 49% है प्रॉफिटेबिलिटी। अगेन वही चेक करना था कि 25% प्लस प्रॉफिटेबल ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, प्रिडिक्टेबिलिटी उसकी है मैनेजमेंट के पास या नहीं है, राइट। तो ये कंपनी फुटवेयर में स्पोर्ट्स फुटवेयर बनाती है, राइट। मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं फुटवेयर में, विमेन, किड्स, कैजुअल, फॉर्मल, पार्टी वेयर, स्पोर्ट्स, राइट। तो ये कंपनी स्पोर्ट्स फुटवेयर बनाती है और स्पोर्ट्स फुटवेयर का मार्केट जो इंडिया में 15% कैगर से ग्रो कर रहा है, तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, राइट। और ये कंपनी है, ये 27% से ग्रो करी, तो एक तरह से ये मार्केट शेयर ले रही है अपने कॉम्पिटिटर्स से, बिकॉज इट्स ग्रोइंग डबल एट द पेस एट विच द मार्केट इज ग्रोइंग, सो इट इज़ टेकिंग मार्केट शेयर फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स। ये काफ़ी एविडेंट है इस डेटा से, राइट। जो फुटवेयर का मार्केट है इंडिया में, स्पोर्ट्स फुटवेयर का नहीं, फुटवेयर का मार्केट 9% कैगर से ग्रो कर रहा है। तो आई थिंक 20-25 ईयर्स बैक दिस नंबर वॉज अराउंड 4% कैगर। तो एक तरह से 25 साल पहले या 20 साल पहले लोग सिर्फ एक जोड़ी जूते या एक जोड़ी चप्पल रखते थे, बट ना when डिस्पोजेबल इनकम्स इंक्रीज, जब लोग थोड़े समृद्ध होते हैं तो लोग एक जोड़ी से ज़्यादा जूते चप्पल रखते हैं। तो फॉर एग्जांपल बैडमिंटन खेलने के लिए एक जोड़ी जूते होते हैं, वॉकिंग के लिए एक पैर होता है, रनिंग के लिए एक, जॉगिंग के लिए एक पैर होता है, कैजुअल से एक पैर होता है, फॉर्मल से एक पैर होता है। सो दिस इज़ अ डिस्क्रिशनरी बाय, दिस इज़ अ डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट दैट पीपल पोजेस, राइट। इस कंपनी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ये कंपनी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेन पॉइंट सॉल्व किया है और कहीं ना कहीं मैं इसको रिलेट भी कर सकता हूँ कि जब मैं फॉर एग्जांपल 8, 9, 10th में था तो हमको स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता था और उसमें ना स्पोर्ट्स फुटवेयर चाहिए होता, स्पोर्ट्स शूज़ चाहिए होते थे। तो उस वक्त दो ऑप्शंस थे, एक तो आप जो बहुत लोकल टाइप के जूते होते हैं वो खरीदो जिनकी ड्यूरेबिलिटी 1 साल की होती है मैक्स, फट फुट जाते हैं, एन वक्त पे एक तरह से काम नहीं करते, या फिर आप जो बहुत एक्सपेंसिव नाइकी, आडिडास, जो ये मेंसीज है, उनके एक तरह शोरूम्स में जाओ, एक तरह से जाने भी डर लगता था क्योंकि पता नहीं कि कितने एक्सपेंसिव होंगे जूते, और फिर वहाँ से वो खरीदो, बट अगले 5 से 6 साल तक आप कोई डिस्क्रिशनरी चीज़ नहीं खरीद सकते हो, घर पे आप साइकिल नहीं खरीद सकते हो और कोई भी महंगी चीज़ नहीं खरीद सकते हो। तो इसके लिए काफ़ी कन्विंसिंग लगती थी पेरेंट्स को एक तरह से जो महंगे जूते काइंड ऑफ खरीदने के लिए। बट वो प्रॉब्लम जो है कैंपस एक्टिववेयर ने बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया है, क्योंकि इनके जो जूते होते हैं, इनका जो प्रोडक्ट होता है, ये प्राइमरली मास प्रीमियम और मास सेगमेंट के लिए बना होता है। तो आपको 750 में बहुत अच्छे स्पोर्ट शूज़ मिल जाएंगे, 1500 में बहुत अच्छे स्पोर्ट शूज़ मिल जाएंगे, आपको 4-4.5 हज़ार नाइकी, प्यूमा, आडिडास पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो दिस कंपनी हैज़ सॉल्व्ड वेरी वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम, स्पेशली आई कुड रिलेट वेरी वेल टू दिस कंपनी, द फैक्ट दैट people belonging to middle class, lower middle class families, kids especially, they can relate to this company a lot. You can buy good sports shoes for 1,500, राइट। तो ये कंपनी ने एक्चुअली मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, या मेरे जैसे लोगों के लिए तो एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एक सॉल्व किया है। एटलीस्ट अगर ये 20 साल पहले होती तो बहुत अच्छा होता, राइट। तो ये कहानी है बेसिक इस कंपनी की, राइट। इसने अपना मार्केट शेयर भी Tier 3, Tier 4 मार्केट से ही लिया है। एक तरह से जो स्पोर्ट्स छोड़ दीजिए, फुटवेयर का जो मार्केट है ये 75% अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। तो इस कंपनी ने अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से मार्केट शेयर लेके एक तरह से उनको ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में लेके आया, ब्रांडेड जूते दी है लोगों को, एक तरह से अपना ब्रांड बनाया। तो इसका अम्ब्रेला जो है वो ब्रांड कैंपस का होता है। जैसे अगर आप बाटा या फिर मेट्रो ब्रांड्स के देखेंगे तो मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं, जैसे हश पपीज़ होता है, राइट। बहुत सारे क्रॉक्स किसी ने एक्वायर किया, आई थिंक मेट्रो ने एक्वायर किया है क्रॉक्स, राइट। फीला होता है, राइट। फीला एक और एक ब्रांड है, बट इनके जो ब्रांड्स है ये सिर्फ कैंपस के नाम से, इस अम्ब्रेला में ही एक तरह से जूते ये लोग बेचते हैं अंडर दिस ब्रांड नेम, राइट। तो
तो कंपनी ने काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से अपना मार्केट शेयर लेके 27% ग्रोथ दे रही है कंपनी। बट पिछले एक साल की कहानी कुछ थोड़ी ठंडी पड़ चुकी है। पिछले एक साल में, पिछले 4 क्वार्टर्स में इनका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ वो सिर्फ 6% है, राइट। नॉर्मली एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है जो भी एनालिस्ट होते हैं, जो भी लोग कंपनीज को एनालाइज करते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया में डिस्क्रिशनरी सेल्स जो है वो कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट XYZ, बहुत सारे कारण दिए जा रहे हैं। बट अगर डिस्क्रिशनरी सेल्स कम हुए तो ज्वेलरी के शॉप्स इतना ज़्यादा क्यों खुल रहे हैं, या फिर ज्वेलरी कंपनीज इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रही है, आपकी अफोर्डेबल फैशन कंपनीज इतने अच्छा परफॉर्म क्यों कर रही है, जो कि डिस्क्रिशनरी है, राइट। QSR चेन्स के नंबर्स बहुत बढ़िया है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। डिस्क्रिशनरी है, तो फुटवेयर एक डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, राइट। और इसका ये भी एक कारण हो सकता है, इसमें एक तर्क दिया जा सकता है कि जैसे कोविड ख़त्म हुआ तो लोगों ने आके बहुत ज़ोरों से एक तरह से फुटवेयर खरीदे, और फुटवेयर का जो रिप्लेसमेंट साइकिल करीबन 4 से 5 साल का होता है, राइट। तो अगर 22-23 में अगर जूते खरीदे तो मे बी उसका रिप्लेसमेंट साइकिल जब आएगा वो 26-27 के वक्त आएगा, तो तब फुटवेयर कंपनीज के स्टॉक्स अच्छा करेंगे क्योंकि वहाँ पे अर्निंग्स काफ़ी अच्छी दिखेंगी। पर पिछले एक साल से तो स्लम्प चल रहा है, राइट। कंपनी के अंदर भी कुछ ऐसे कारण है या ऐसे कुछ चीज़ें हुई है जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी या फिर सेल्स ग्रोथ कम हुआ है, राइट। तो इनमें जो भी रूरल डिमांड है वो काफ़ी बुरी तरीके से ठुक गया है, तो इसके कारण बहुत सारी इन्वेंट्री जो है वो जनरल ट्रेड पे पड़ी हुई है, राइट। तो अगर आप देखो यहाँ पे, मैं आपको इन्वेंट्री के डिटेल्स दिखा देता हूँ। इन्वेंट्री इफ़ यू सी ओवर ईयर 2018 में करीबन 76 करोड़ का इन्वेंट्री एक तरह इन्होंने गैदर किया था। दिस नंबर इज 415 राइट नाउ। तो इन्वेंट्री इज नथिंग बट द रॉ मटेरियल्स विच यू प्रोक्योर टू मेक योर फिनिश प्रोडक्ट्स। तो एक तरह से इन्वेंट्री इज वेरी हाई। इन्वेंट्री डेज ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, 218 हो चुका है, राइट। आपका इन्वेंट्री टर्नओवर, कितना तेज़ी से आप अपनी इन्वेंट्री क्लियर करते हैं, फिनिश गुड्स क्लियर करते हैं एक तरह से, राइट। 3.3, एक वक्त पे 11 था, 5 था, 5 था, 3.94 था, फिर 3.3। तो एक तरह से कंपनी अपनी इन्वेंट्री चर्न आउट नहीं कर पा रही। सिंपल इज दैट, कंपनी अपने माल बेच नहीं पा रही क्योंकि डिमांड है नहीं मार्केट में, राइट। इसकी वजह से इन्वेंट्री डेज भी बढ़ गए हैं। आपके इन्वेंट्री जो कैरी करते हैं कंपनी ऑन देयर बुक्स, दैट इज ऑल्सो गॉन अप, राइट। तो रूरल डिमांड काफ़ी कमज़ोर है जिसकी वजह से आपका जनरल ट्रेड थोड़ा बुरी हालत में है। तो नॉर्मली क्या करते हैं इस वक्त में, इस वक्त में नॉर्मली कंपनीज अपने बहुत सारे ट्रेड डिस्काउंट्स देते हैं जिसकी वजह से माल सस्ते में बिकता है, और माल सस्ते में बिकता है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हर्ट होती है। तो यहाँ पे अगर -6% का नंबर दिख रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पीपल आर डूइंग हैवी डिस्काउंटिंग, बिकॉज even the smaller players have to be in business, right? They have to survive in the business. So what do? They do discounting to kind of retain their market share. So eventually the bigger players have to do it. या फिर पेमेंट टर्म्स पे आप थोड़ा ढिलाई बरत सकते हो कि वर्किंग कैपिटल पे थोड़ा अपना स्ट्रेच कर सकते हो, कि आप डीलर को बोल सकते हो या डिस्ट्रीब्यूटर को बोल सकते हो कि यू नीड नॉट पे द मनी इन 45 days, यू कैन टेक 90 days टू पे द मनी, राइट। तो यहाँ पे वैसे कुछ वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस नहीं दिख रहा है मुझे। मैं फिर से बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। आई डू नॉट सी एनी वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस एज सच, राइट। बट इसमें डेफिनेटली जो इफ़ यू सी इन्वेंट्री जो है वो काफ़ी एक तरह से फंसी हुई है, right? So this is one problem that the company is facing. The other thing is the company predominantly has two channels, right? One is the online channel, online बेच रही है कंपनी, और दूसरी ऑफलाइन जो जनरल ट्रेड जैसे चैनल्स है। और इन चैनल्स में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई है पिछले 1-1.5 सालों में कि the product portfolio that was shown on online was similar to one that is shown on offline. तो जिसकी वजह से काफ़ी एक चैनल दूसरे चैनल का एक तरह से सेल्स ले रहा था, तो जिसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुई। तो अभी कंपनी ने अलग प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज़ डिज़ाइन किए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन की वजह से। तो आई होप वो चीज़ें वहाँ पे सॉर्ट आउट हो गई। अभी तक इनका जो ऑफलाइन सेल्स के थ्रू इनका जो सेल्स निकलता है वो करीबन 50% है, ऑनलाइन इज अराउंड 36%। तो कंपनी पिछले 2 साल में ऑनलाइन का बहुत फास्ट तरीके से रैंप अप किया। तो इफ़ यू कंपेयर बाटा और मेट्रो ब्रांड्स और रिलैक्सो विद कैंपस एक्टिववेयर, तो कैंपस एक्टिववेयर का ऑनलाइन प्रेजेंस सबसे स्ट्रॉन्ग है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। ये सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से मौजूद है, अनलाइक द अदर 3 players, राइट। तो ये एक फैक्टर रहा है एक तरह से इन्वेंट्री का एंड द चैनल कॉन्फ्लिक्ट दैट वाज हैपनिंग, राइट।
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, बट अभी जो रिसेंट है इसमें दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग 15% एट 15% राइट नाउ. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वर 20%, नाउ 15%, राइट. इसका कारण ये है कि काफ़ी कम्पिटिटिव मार्केट है. जैसे मैंने कहा कि 75% फ्रैगमेंटेड है, 75% अनऑर्गेनाइज्ड है. तो कंपनीज को, जो भी कंज्यूमर कंपनीज है, उनके दो सुपर पावर्स होते हैं. एक तो ब्रांड रिकॉल होता है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट. तो ब्रांड रिकॉल पे ये कंपनी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर रही है. सो दे हैव रिसेंटली ऑनबोर्डेड विक्रांत मैसी एंड महेंद्र सिंह धोनी एज देयर ब्रांड एम्बेसडर्स, राइट, बिकॉज दे don't want the switching cost is very low. It's not a highly differentiated product. Obviously they have kind of prepared or created a new category in the mass premium segment wherein they have started selling shoes. They have been selling shoes for a very long time. तो वो एक तरह से पेनिट्रेट कर रहे हैं सेगमेंट को, बट द प्रॉब्लम इज द स्विचिंग कॉस्ट इज वेरी वेरी लो, राइट, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्लेयर्स आउट देयर. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिनिमल होता है. भले आपके SKUs 800 850 है, आपकी खुद की डिज़ाइन टीम है जो एक तरह से आपके जूते बना रही है, right, but switching cost is very low because there is not enough product differentiation. Price is a differentiation, but there are enough players in the market which are selling the same product which they copied from you at the same price. So company is trying to work on the brand recall, तो जिसकी वजह से मार्केटिंग और सेल्स पे बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है. इसकी वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है पिछले 2-3 सालों से वो एक तरह से कम हो रहा है, राइट. एक चीज़ कर रही है जो अपने ब्रांड को बना रही है. दूसरा द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ इट, राइट. तो जैसे बाटा के कभी आपने शूज़ लिए हैं तो आप एक्सक्लूसिव बाटा आउटलेट में ही जाके शूज़ लेते हो, राइट. मेट्रो ब्रांड के किसी ने शूज़ लिए तो एक्सक्लूसिव MBO के मेट्रो ब्रांड के आउटलेट में जाके आप एक तरह से शूज़ लेते हो, राइट. उस तरह कैंपस एक्टिववेयर ने अपना बहुत सारा जो सेल्स किया है वो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स से किया है. और कहीं ना कहीं 4-5 साल पहले उनको ये एक तरह से गैप दिखा अपने ऑपरेशंस में कि you're not able to sell more if you do not have your own brand presence, right, if you don't have a very strong distribution network. तो पिछले 4 या 5 सालों में कंपनी ने 35 एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट से शुरू किया था. नाउ इट इज़ एट 547 exclusive business outlets, right. तो the distribution channel, they have focused very hard on the distribution channel and this got reflected in the net fixed assets as well. तो अगर आप net fixed assets देखोगे 2018 में it was 48 crores, now it is like 354 crores, right, but net fixed asset turnover काफ़ी कम हुआ है, right. तो net fixed asset NFAT is, or net fixed asset turnover, is nothing but your ability to convert your assets into sales. तो अगर सेल्स ज़्यादा है तो ये नंबर ज़्यादा रहेगा. अगर सेल्स कम हो रहे हैं और एसेट्स बढ़ गए हैं, राइट, तो ये नंबर कम होता जाएगा. तो यहाँ पे जो 4 दिख रहा है इसका मतलब ये है कि आपके जो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, जो आपने एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स खोले करीबन 550, राइट, वो आपने अच्छे से खोल दिए है, बट वहाँ पे अभी तक उसको आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए, जिसलिए आपके वजह से सेल्स बड़े नहीं है, राइट. ये एक इंटीग्रेटेड, वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर है. इसका मतलब है कि ये मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करता है, डिज़ाइन भी खुद करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद करता है, मार्केटिंग भी खुद करता है, रिटेल भी खुद करता है, राइट. ये कंपनी खुद करती है. इट्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर. फॉर एग्जाम्पल, बाटा इज नॉट very much a vertically integrated plate. 75% of the shoes that churn out from Bata are actually manufactured by contract manufacturers, third-party manufacturers, right? So this player is a vertically integrated player. They have 5 plants across the country, but वो plants full capacity पे नहीं चल रहे. उनके जो outlets है, जो एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स है, वो फुल कैपेसिटी पे उनको सेल्स नहीं दे रहे. और इसके मल्टीपल कारण हैं, जैसे हमने डिस्कस किए. कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सेल्स चैनल में, रूरल डिमांड अच्छा नहीं है, जनरल डिमांड अच्छा नहीं है एक तरह से. तो ये नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर में काफ़ी क्लियर कट दिख रहा है. ये इन्वेंट्री टर्नओवर जो कम हो रहा है, राइट, माल बिक नहीं पा रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर भी कम है एक तरह से, जैसे हमने डिस्कस किया, राइट. तो कंपनी जो है वो कोशिश कर रही है कि अपना ब्रांड प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करे, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग करे, राइट. तो दैट इज समथिंग गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. दैट्स व्हाई वी सी कॉन्ट्रैक्शन इन दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. अगर आप डेप्रिसिएशन भी देखें, द फैक्ट दैट दे हैव डन सो मच केपेक्स एंड दे आर डूइंग स्टिल मोर केपेक्स, डेप्रिसिएशन किक इन हो चुका है, अराउंड 72 करोड़ से. तो नॉन कैश एक्सपेंसेस आपके PNL में काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट दिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी is very low. It's around 6%. Normally, we have to look at companies that
have net profitability a minimum of 10%. So this company is 6%. It's been contracting for the last couple of years, right? So when you're doing a lot of capex, it also gets reflected in your ROCE and ROE, right? तो अगर if you look at, so ROCE and ROE are long term metrics. So ROCE is अगर कंपनी ने पिछले 5 सालों में 100 रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए तो करीबन मैनेजमेंट ने अगर इन्वेस्ट किए अपने बिजनेस में 100 रुपए तो 22 रुपीज़ 22% का साल दर साल पिछले 5 सालों में एक तरह से प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को. अगर किसी इक्विटी शेयर होल्डर ने 100 रुपए इस कंपनी में लगाए हैं 5 सालों में तो 5 consecutive years that equity shareholder was able to make 20 rupees as profit, right? अगर यहाँ पे आप देखो the profitability as well as the long term sustainability of the business has contracted. ये 17 हो चुका है, ये 15 हो चुका है. ये इसलिए हो चुका है क्योंकि एक तो प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स कम हुए, और दूसरा जो है आपने बहुत ज़्यादा केपेक्स किया है जिसकी वजह से आपके रिटर्न रेशियोज़ के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है एक तरह से, राइट? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मे बी 17 का 15 होगा, 16 होगा, एंड देन इट विल टर्न अराउंड. इट विल नॉट टर्न अराउंड इमीडिएटली बिकॉज ये जो भी केपेक्स किया इट हैज़ टू स्टार्ट फायरिंग. तो नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर जो 4 है अभी, इट हैज़ टू बी एटलीस्ट बी 5, 6, 7, राइट? in order for investors or analysts to kind of judge कि यार ठीक है इतना केपेक्स किया है, it has started firing finally. तो यहाँ पे 17 इसलिए था क्योंकि कंपनी ने ज़्यादा केपेक्स नहीं किया था, कुछ 1-2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पूरा थर्ड पार्टी था, तो थर्ड पार्टी के थ्रू एक तरह से माल बेचती थी. बट अभी जो है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है, एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स जो है, खुद अपना इंटीग्रेट किया है. इसके वजह से केपेक्स हैज़ इंक्रीज्ड एंड ऑब्वियसली the assets on the balance sheets have gone up, but the sales are still to reflect or to match in the P&L as as the assets have gone up, right? So that's how it is. So return ratios will और टूटेंगे थोड़े वक्त तक, और फिर उसके बाद they will somewhere come above 2022 levels. 2022 levels are really good return ratios. 17 is average. 2022 are good return ratios, right? ये एक कंपनी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी तो नहीं है, नेगेटिव एक तरह FCF है, तो वहाँ पे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कहीं ना कहीं नहीं लग रही है. बट द री इन्वेस्टमेंट रेट इज़ 135%. सो कंपनी अगर 100 रुपये अपने बिजनेस से कमाती है तो एक तरह से 135 रुपये फिर से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देती है. बट इस कंपनी ने डेट नहीं लिया है अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? इफ़ यू लुक एट द बैलेंस शीट, देयर इज़ नो डेट ऑन द बैलेंस शीट और देयर इज़ मिनिमल डेट ऑन द बैलेंस शीट. तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं वो इंटरनल अक्रूवल से हुए. देयर इज़ मिनिमम डेट इन द बैलेंस शीट. अगर डेट टू इक्विटी देखे या फिर इंटरेस्ट कवरेज देखे तो काफ़ी कंफर्टेबल लेवल्स पे. देयर इज़ नथिंग टू वरी ओवर हियर, राइट? इक्विटी भी डाइल्यूट नहीं किया है कंपनी ने. तो अगर यहाँ पे आप देखें तो इक्विटी डाइल्यूट नहीं किया. यहाँ पे जो 15 करोड़ का 30 करोड़ हुआ है, इट इज़ एक्चुअली अ स्टॉक स्प्लिट, इट इज़ नॉट इक्विटी डाइल्यूशन. तो कंपनी ने इक्विटी डाइल्यूट गलती से भी नहीं किया. ये जो भी पैसा लगाया है अपने केपेक्स में या फिर लगा रही है अपने केपेक्स में, इट इज़ कमिंग फ्रॉम इंटरनल कैश अक्रूवल. सो दैट्स व्हाई द कैश ऑन बैलेंस शीट इज गॉन डाउन drastically. So it was low even to start with. Now it's just 25 crore. It's not much, right? So it's a fairly capital intensive business. Fixed asset to total asset ratio is around 30%. So it's a fairly capital intensive business, right? But company external sources of capital से पैसा नहीं उठाती है. Internal source of capital, internal cash, internal balance sheet से ही अपना growth drive कर रही है, right? So negative free cash flow company, margin of safety not that great. Okay, margin of safety, but they convert or they successfully convert their profits into cash flows. That's why the CFO to PAT ratio is 1. So ऐसा कोई business model में कोई fault नहीं है. They have enough bargaining power with their dealers. They have enough bargaining power with their suppliers as well. So that is not a problem, right? अगर आप valuations की बात करें, valuation से पहले ownership की बात करें, तो ownership में FIIs तो कांस्टेंट रहे हैं, एक कंसिस्टेंसी रही है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है. DIIs का कुछ 4% से स्टेक बढ़ा है पिछले 1 क्वार्टर में या 2 क्वार्टर्स में. पब्लिक ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत मात्रा में स्टॉक बेचे हैं, राइट? आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है ये आई थिंक फॉर इफ़ यू सी इन द लास्ट 5 ईयर्स, काफ़ी 2 साल पहले लिस्ट हुई है कंपनी, जून 2022 में लिस्ट हुई है. और मुझे याद है कि व्हेन दिस वाज लिस्टेड इसका काफ़ी
it made a lot of noise. That's why a lot of investors, retail investors, jumped into it. But over a period of time, जब उनको लगा कि यार स्टॉक प्राइस कहीं नहीं जा रहा या फिर सिर्फ नीचे ही जा रहा, तो मुझे लगता है इस गैप में, इस टाइम इंटरवल में बहुत लोग बेच के निकले इस कंपनी को, राइट? और अभी भी एक तरह से नीचे ही जा रहा है स्टॉक प्राइस. तो मुझे लगता है कि एक तो ग्रोथ ऑब्वियसली इज़ वन फैक्टर, और दूसरा आई थिंक उनका पी जो है इस कंपनी का, इस कंपनी का जो valuation है, it's 84, which is very very high, right? Even if you compare it with the other three companies, Metro Brands, Bata and Relaxo. Metro Brands भले एक बेहतर कंपनी है कैंपस एक्टिववेयर से बहुत सारे पैरामीटर्स पे, बाटा एक बेहतर कंपनी है कैंपस से ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स, बट इसका जो वैल्यूएशन है ये दो कंपनीज से काफ़ी ज़्यादा है. तो मुझे लगता है कि इवन बिफोर द डिमांड किक्स इन, द स्टॉक प्राइस इसी एक रेंज में रहेगा, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं करेगा, इसी एक रेंज में रहेगा स्टॉक प्राइस. इट विल नॉट गो अप, इट विल नॉट गो डाउन, इसी रेंज में थोड़ा चलता रहेगा जब तक डिमांड पिकअप नहीं हो, राइट? So this was a brief about Campus Activewear. I hope you found this analysis of some value. If you have, please like and subscribe this video. And this is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the stock market, and follow this channel for more such videos. Thank you for your time. Take care.